हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। सो नाउ स्टूडेंट, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट, आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर भी रिवाइज कराना चाहूँगा क्योंकि आज मैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी को लेके एक बहुत बड़ा डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। ओके, सो स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि जो हमारा एटम है, इन एन एटम के अंदर होता क्या है? एटम मेड बाय 3 पार्टिकल। नंबर 1 इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड सपोज ये हमारे पास एक एटम है, तो ये इसके सेंटर में, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में 2 तरह के पार्टिकल हमारे पास होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आप लोगों को पता है, इसका डिस्कशन आपके साथ कर चुके हैं ना। इसीलिए हम इस न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फिक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फिक्स। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स होते हैं किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्बिट होते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाए। हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पहली ऑर्बिट है, उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि कैसे निकालते हैं कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री में पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं केवल छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ थ्योरी को लेकर। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद ये कोई ऑर्बिट दूसरी है, ठीक है ना। ये इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे लाइक दिस। ऐसे ये एक तीसरी ऑर्बिट हो गई, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। जो भी ये जितने भी हैं, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिट है क्लोज टू न्यूक्लियस, यहां इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, यानी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। जैसे जो ऑर्बिट हमारी क्लोज टू न्यूक्लियस होगी, उसमें ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। और फोर्स होगा कौन सा? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अनलाइक चार्ज हो गया, अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे, फार एंड फार अवे, सो ये जैसे जो आउटर ऑर्बिट होगी, ठीक है ना, जो बाहरी ऑर्बिट होगी, आउटर ऑर्बिट होगी, मान लो ये ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट यहाँ, ठीक है, 1 2 3 ये है आउटर ऑर्बिट। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो विद न्यूक्लियस वीक फोर्स के साथ जुड़ा होगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स के साथ, यानी इसके साथ जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन वो बहुत वीक है। अगर मैं इस एटम को एनर्जी दे देता हूं, मैं अगर इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस ऑर्बिट को छोड़ देगा। भाई अगर इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये इसके वैसी भी फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था और हमने एनर्जी दे दी, तो ये उस एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस किसी भी वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। अब इसको हमने और एनर्जी दे दी तो क्या होगा? ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में कंडक्शन का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का काम करते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसपे सबसे ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है, ये आप लोगों को पता है। अब कहानी शुरू ये होती है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एट रूम टेम्परेचर या उससे हायर टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल में किस तरह का बिहेवियर करते हैं।
एट रूम टेम्परेचर कह दूं, या फिर और हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, और इसमें कई सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा एक एटम है, ये कोई दूसरा एटम है, ये एटम है, ठीक है ना भाई। ये कोई मटेरियल है, बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ ना, एटम तो बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, एक कंडक्टर के पास में। और जो कंडक्टर नहीं होगा बट इंसुलेटर होगा, उसके पास क्या होता है, तो उसके पास आप क्या बोलेंगे, उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि मोस्टली जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो वीक अट्रैक्शन फोर्स के साथ बाउंड होंगे विद न्यूक्लियस। ओके, लेकिन पॉइंट क्या समझना है, पॉइंट ये समझना है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर या उससे हाई टेम्परेचर पे किस तरह का बिहेवियर रखते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन, रैंडमली मोशन, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर या उससे हाई टेम्परेचर। और रैंडमली मोशन क्या होता है, इधर उधर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पे किसी एटम से टकराएगा, फिर से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ऐसे घूमता रहेगा, फिर यहाँ इस एटम से टकराया, फिर इसने फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये एट रूम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि इनके पास क्या है, ऐसा क्यों घूम रहा है ये, इसलिए घूम रहा है क्योंकि इनके पास थर्मल एनर्जी है। भाई एट रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर क्या होगा, एनर्जी इसके पास होगी, कौन सी एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी। तो थर्मल एनर्जी से ये लोग, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं, ठीक है ना। और वो थर्मल वेलोसिटी अगर मैं बात करता हूँ, थर्मल वेलोसिटी, इसका जो ऑर्डर होता है ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड तक का ऑर्डर की होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इन सभी इलेक्ट्रॉन ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं इस वेलोसिटी के साथ, इस ऑर्डर की वेलोसिटी के साथ, 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये घूम रहे हैं तो फिर भाई मुझे ये बताओ कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया, ये टकराया, फिर ये ऐसे गया, तो ये घूम तो रहा है, रैंडमली मोशन कर रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होना चाहिए भाई, चार्ज तो फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन 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 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है थर्मल एनर्जी की वजह से। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। फिर क्यों नहीं होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्वेश्चन ये आता है, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बहुत सी डायरेक्शंस में, छह डायरेक्शंस में मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, उसी टाइम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, उसी टाइम दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। यानी ये सभी एक दूसरे को, मान लो इसकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो इसने, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया भाई, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है या एक नहीं, मैं कह दूं इधर गए मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो रैंडमली मोशन हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन मे बी इस डायरेक्शन में भी ऐसे जा रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इसके में। तो इसने इन 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हुआ होगा उसको कैंसिल किसने करा दिया, इन 10 ने, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो इधर जा रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन, तो उन 20 को कैंसिल कौन करा देगा, ये, क्योंकि यहाँ मोशन हो कैसा रहा, रैंडमली मोशन हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, एक वॉल लगा देता हूँ, मान के चलिए, है ना, तो मैं क्या देखता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट का रूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होता है, जब चार्ज पर सेकंड फ्लो होता है। यानी मान लीजिए ये सारे चार्जेस, n चार्जेस, n इलेक्ट्रॉन
एन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इस वॉल को अगर पार करेंगे तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है इस कंडीशन में एट रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे है, तो 10 इलेक्ट्रॉन उसी टाइम क्या कर रहा है, ऐसे इसको क्रॉस कर रहा है इस वॉल को, तो इन 10 ने इन 10 को कैंसिल करा दिया कि नहीं करा दिया। देखो बात समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूं कि इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए था वो क्यों फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि उसके रिजल्ट को कैंसिल कौन करा रहा है, ये करा रहा है, ये इसके रिजल्ट को कैंसिल करा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एट रूम टेम्परेचर, सुनो, इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर कैसे मोशन कर रहा है, ये रैंडमली कुछ ऐसे जा रहा है, 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 कुछ ऐसे निकल रहा है, पास हो रहा है, कुछ ऐसे पास हो रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या करा देते हैं, कैंसिल आउट करा देते हैं। इनकी वजह से जो करंट फ्लो होना चाहिए था उसको इसने कैंसिल करा दिया, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए था उनको इसने कैंसिल करा दिया, ठीक है ना। इनकी वजह से जो करंट फ्लो होना चाहिए था उसको इसने कैंसिल करा दिया। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। बात समझ में आ गई। फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता कैसे, तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कराएंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने के लिए मुझे क्या सोर्स चाहिए, तो मुझे चाहिए बैटरी। अगर मैं एक बैटरी लेता हूं तो वो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देती है। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है लाइक दिस, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और चलो कैसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने बैटरी को लिया और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर, ठीक है, प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है, इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच कंडक्टर की ये दो एंड है, पॉइंट A एंड पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा ये कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, E की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, A to B, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जो लगता है, इलेक्ट्रॉन पे किधर की तरफ लगेगा, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बेटा फोर्स, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा उस फोर्स से, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और एक ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा और पोटेंशियल हायर किधर है, जैसे जैसे हम B to A आते जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना, और डिक्रीज होगा A to B जाने पे, ठीक है ना, B to A आने पे इंक्रीज, A to B जाने पे डिक्रीज, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और सेम हियर इस इलेक्ट्रॉन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन जाना किधर चाह रहा था,
यहाँ रैंडमली मोशन कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ऐसे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा क्या? ऐसे जाएगा क्या? आंसर है नहीं। अब क्या है, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, फोर्स लगा, ये आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में होगा वो जरा बनाइए। देखो, एक ये है वेक्टर और एक ये है वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग बनाएंगे तो मान लो रिजल्टेंट हमें ये मिला, ठीक है ना। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचना चाह रहा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इन दोनों की वजह से इनका रिजल्टेंट बना यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? यहाँ। ध्यान दीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था एट रूम टेम्परेचर और थर्मल वेलोसिटी, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, देखो सुनो, यहाँ से यहाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ, यानी ये यहाँ जा रहा था, इसको यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया इस पॉइंट पे। ये पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन आ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। ड्रिफ्ट होना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचना चाह रहा था लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पाया, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रिफ्ट हो गया, खिसक गया। ड्रिफ्ट को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खिसकना। तो ये इलेक्ट्रॉन खिसक गया। ऐसी जरा और इलेक्ट्रॉन्स पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाह रहा है लेकिन इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये ऐसे कहीं मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना ड्रिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ ये ड्रिफ्ट हो गया। मेरी बात को समझना, होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था रैंडमली मोशन पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लाइक दिस, तो ये इलेक्ट्रॉन इतना ड्रिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब पे ये कहानी होगी। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे। कब ड्रिफ्ट होने लगे, जब हमने क्या बनाया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगे। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अब मान लो चलो फिर से हमने एक बॉल लगा दी, फिर से एक बॉल लगा दी, ये बॉल लग रही है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये भी इसी में, ये भी इसी में, ये भी इसी में, भले ही कोई कहीं भी रैंडमली मोशन कर रहा था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगे, एक ही डायरेक्शन में। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक, पहले क्या हो रहा था, पहले रैंडमली मोशन हो रहा था, 10 इधर जा रहे थे तो 10 इधर जा रहे थे, 10 इधर जा रहे थे 10 इधर जा, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट होने का तरीका है, ये जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे ये बॉल लगाई जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पर सेकंड इलेक्ट्रॉन पास होते रहेंगे। लेकिन इस बार हो क्या रहा है, इस बार एक चीज देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन इस बॉल को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन इस बॉल को क्रॉस कर रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लग रहा है हायर पोटेंशियल की तरफ, तो सभी इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो उसको हमने बोल दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वाला फंडा जरा
समझिएगा हुआ क्या है। एक बार नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करिएगा और दोबारा से इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, जो इसका कंक्लूजन निकल के आया है उसको हम लोग नोट कर सकते हैं। ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, ओके। चौक, हाँ भाई चौक लेके आओ, चौक लेके, ओके। ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी due to thermal velocity थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है, 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकता है, या हायर टेम्परेचर। नो करंट, जीरो करंट, जीरो या नो भी लिख सकते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। फ्लो, जीरो करंट, फ्लो इन मैटर, ये नोट करके आप इसका कंक्लूजन लिख सकते। मतलब थर्मल वेलोसिटी पे, रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। आप इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक सेकंड में इधर चौक में आ रहा हूँ। बिकॉज रीजन लिखना चाहो तो लिख लो, बिकॉज the current generate in one direction, the current in one direction is cancelled, current generated in other direction। ठीक है बेटा, ये रीजन होता है कि एक डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हुआ, करंट बनना चाहिए था, जो जनरेट हुआ, उसको किसने कैंसिल करा दिया? ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। क्योंकि रैंडमली मोशन हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो 10 ऐसे जा रहा है। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में एक और नया टॉपिक आता है निकल के, एक नया फॉर्म और निकल के आता है, ये है मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ, ओके। और रिलैक्सेशन टाइम दोनों लिखते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम। ये पॉइंट है, इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हमने इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ लिया है। तो होता क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, मान लीजिए इतना तो आप पढ़ ही चुके अभी तक कि ये जो हमारा ये कोई मटेरियल है एट रूम टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मोशन करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वैकेंट स्पेस में बिटवीन द एटम्स, ये जो
वैकेंट स्पेस होता है, इसमें ये रैंडमली मोशन करते हैं थर्मल वेलोसिटी से। इतना तो पता बता ही दिए। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते टाइम, रैंडमली मोशन करते टाइम ये इन एटम से टकराते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो ये जो टू सक्सेसिव इनके जो कोलिजन होते हैं, टू सक्सेसिव कोलिजन मींस इसको हम कंसेक्यूटिव कोलिजन भी बोल सकते हैं, एक के बाद दूसरा लगातार, ठीक है ना। जैसे एक इसकी टक्कर हुई और उसके बाद दूसरी जो टक्कर हुई, तो टू सक्सेसिव कोलिजन या टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, उसके बीच में जो भी ये डिस्टेंस, जो भी ये पाथ ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मीन फ्री पाथ। और इस टू सक्सेसिव कोलिजन के करने में जो भी टाइम इनको लगा होगा, जो भी टाइम इनका खर्च हुआ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? रिलैक्सेशन टाइम जो अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ओके, या फिर टू कंजुगेटिव कोलिजन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करके लिखेंगे रिलैक्सेशन टाइम के लिए। द एवरेज डिस्टेंस समझ में आ गया ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है यहाँ पे, ये दूसरा एटम है यहाँ पे, फिर ये इस तरह से कई सारे एटम है, तो ये जो ऐसे टकराएगा भाई, ये इस वैकेंट स्पेस में जो थर्मल वेलोसिटी से घूमता है, रैंडमली मोशन करता है, तो ये टू सक्सेसिव कोलिजन मान लो, एक तो इसका यहाँ हुआ, दूसरा इसका यहाँ जाके हुआ, ठीक है ना। तो ये इसके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगी, एवरेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी इलेक्ट्रॉन का निकाल के बोल रहा हूँ, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सभी इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूँ। मान लो ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसमें तो कई सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो एक का निकाला, दूसरे का निकाला, मानो n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालेंगे? पहले का निकाला प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, वो सभी डिस्टेंस निकाला, अपॉन n इलेक्ट्रॉन है तो अपॉन n कर दिया। ऐसे करके हमने को क्या निकाल लिया? एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया। एवरेज का मतलब क्या होगा? सभी का निकाल लिया, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक की बात नहीं हो रही है, इसमें ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन है। तो हमने लिखा था एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाई free electron between two successive collision, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। The average distance moved by a free electron, देखो ये इलेक्ट्रॉन के लिए संबंध है, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव, इसकी जगह कंजुगेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सक्सेसिव का भी मतलब होता है एक के बाद दूसरी टक्कर, ठीक है, कोलिजन, ठीक है। It's called mean free path। ऐसे ही रिलैक्सेशन टाइम के लिए द एवरेज टाइम इंटरवल, डेफिनेशन में बस यहाँ पे टाइम आ जाएगा, द एवरेज टाइम इंटरवल between two the average time interval between two successive collision,
ठीक है, इट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटा, एवरेज निकाला है, पर्टिकुलर इसी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है जो उसमें रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ये उसका मीन फ्री पाथ है सभी के लिए। मान लो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का T1 है, दूसरे का ये रिलैक्सेशन टाइम T2 है, तीसरे का T3 है, चौथे का T4 है, ऐसे Tn, तो अपॉन n, इससे क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। और उस एवरेज को हम लोग बोल दिया रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम लोग लिखा करेंगे टाउ। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय टाउ, इट इज डिनोटेड बाय टाउ, ठीक है बेटा, इसको हम लोग टाउ से नोट करिए जरा, इज डिनोटेड बाय टाउ। और इसकी जो एप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है टाउ, दिस इज अप्रॉक्सिमेटली, इसको अगर हम बोले तो 10 की पावर माइनस का 14 सेकंड होता है। एवरेज बताया मैंने, ठीक है ना, इतना लगभग अप्रॉक्सिमेटली 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड, इतने बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन हो चुके होते हैं। ठीक है ना, ओके, नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा बेटा, एक चीज मुझे जरा बतानी है आप लोगों को, यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उससे रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये वाला पॉइंट जरा मुझे अभी बताओ। जैसे आप लोगों ने बोल दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता आपने क्या बोला होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिस थर्मल वेलोसिटी से रैंडमली मोशन कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी थर्मल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, देन थर्मल वेलोसिटी बताओ डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और तेजी से स्ट्राइक करेगा और तेजी से रैंडमली मोशन करेगा। तो इसका मतलब है कि थर्मल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन करेगा वो जल्दी कर चुका होगा कि देर में करेगा। मेरी बात सुनिए, वेलोसिटी बढ़ गई, देखो ये तो सीधा सीधा फंडा है यार, कि अगर मैं यहाँ से अलीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ, तो अगर मेरी स्पीड कम है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा, सीधी सी बात है ना। तो ऐसी थर्मल वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम को क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए याद रखिएगा टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज। सो रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज। ठीक है ना, ये मेरे सिंबल्स हैं, ये ऊपर एरो इंक्रीज के लिए है और ये नीचे एरो डिक्रीज के लिए। ठीक है बेटा, नोट करके जवाब इसको लिखना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज देन थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज, सो रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज। दिस इज पॉइंट। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको लिख लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा नोट नहीं किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको नोट आउट कर लेते हैं एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। When the electric field is applied across a conductor, the free electron experience a ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मेरी डायग्राम और बना लेना बेटा, ठीक है एक बार, क्योंकि हेडिंग डाल देना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
उसके लिए ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे, और इस डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया between two ends of the conductor, okay, A and B. This is the two ends of the conductor. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, और ये vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, v, ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ e, ओके। इस डायग्राम को आप लोग बना सकते हैं। व्हेन डेफिनेशन की अगर बात करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दोनों में से कोई भी चीज डेफिनेशन की आप बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर across the conductor क्या होगा बेटा, the free electron experience a force, फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स, जैसा जैसा होगा वो लिख दो बस, the free electron experience a force in the opposite direction, in the opposite direction of electric field, direction of electric field, okay, the opposite direction of electric field, while the free electron get drifted, while the free electron is drifted, तो हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ लगे, ड्रिफ्ट होने लगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, इन द ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा, नोट करिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या वो हमारा ड्रिफ्टिंग हो, ड्रिफ्टिंग, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, नोट करिए, एंड इट्स वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट्स वेलोसिटी is drift velocity, drift velocity, ऊपर लिख देता हूँ बेटा, हो सकता है क्लियर ना हो, ठीक है, इसको drifting and
its velocity is drift velocity. ओके बेटा नोट करिए जरा इसको। Now this is drift velocity. It is denoted by Vd. इससे Vd से it is denoted by Vd. और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बड़ी स्मॉल होती है, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी, इट इज वेरी स्मॉल। ये बड़ी छोटी है किसके कंपेयर में, थर्मल वेलोसिटी के कंपेयर में। इट इज वेरी स्मॉल ऑफ ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, इस ऑर्डर की होती है 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई। जबकि थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर था 10 की पावर +5, ये -4 है। तो आप देख सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल है। लेकिन फिर भी थर्मल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है करंट के लिए, रेस्पॉन्सिबल कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों, इतनी कम ऑर्डर होने के बाद भी क्यों, क्योंकि इस वेलोसिटी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या है कि उस वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे, मतलब एक दूसरे की डायरेक्शंस को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक दूसरे के जो करंट जो फ्लो होता है उनकी वजह से उसको क्या कर देते हैं, वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए दिस इज द रेस्पॉन्सिबल। तो आप लिख सकते हैं दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is responsible for flow of electric current। flow of electric current BCC। ठीक है, इतना ही होगा। ओके, सो दिस इज, आई होप ये वाला फंडा क्लियर हुआ होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब ये क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, थर्मल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आंसर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्यों नहीं है, तो उसका रीजन भी मैंने आपको दिया था कि वहाँ पे क्या होता है, एक डायरेक्शन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मैंने आपको ये दिया था, द करंट जनरेटेड इन वन डायरेक्शन, the current generated in one direction is cancel out the current generated in other या opposite direction। ओके, तो उसके लिए थर्मल वेलोसिटी इसलिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ये रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसमें क्या होता है, कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, ये डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। सो टुडे वी विल क्लोज हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, थैंक यू।